लगी। मैंने अभी आपको एक भेजा, वो लगाए, मैंने आपको भेजा, देखिए। अभी अभी भेजा है, लगाइए। ठीक है, ठीक है। बस अब रेडी हो जाइए। आज और कल सिर्फ 2 दिन की बात है, इसलिए मन लगा के पढ़ लीजिए, आपके काम भी आएगा और क्लास आपको याद भी रहेगी। सामने बोर्ड पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है? ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है मैं पढ़ देता हूं। मान लीजिए, मानने में कुछ जाता नहीं है, मान वैसे भी लेते हो। मान लीजिए कि आप एक अत्यधिक जनसंख्या वाले सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील जिले के जिलाधिकारी हैं। कितनी खुशी की बात है। आज कौन सा दिन है? देखिए, इतनी बड़ी खुशखबरी आपके सामने है। मान लीजिए आप एक अत्यधिक जनसंख्या वाले सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील जिले के जिलाधिकारी हैं। एक दिन आपको सूचना मिलती है कि एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भीषण आग लग गई है, जिससे जान माल की भारी क्षति होने का खतरा है। शब्दों पे जाना, इमोशन पे नहीं, क्योंकि जनरली लोग इमोशनल हो जाते हैं ना इस टाइम में। जब तक आप कोई उचित कार्रवाई सोच पाते तभी सूचना मिलती है कि जिले के दूसरे छोर पर सांप्रदायिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील इलाके में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है, जो विस्फोटक रूप ले सकता है। दोनों स्थान आपके कार्यालय से विपरीत दिशाओं में आधे आधे घंटे की दूरी पर है। ऐसी स्थिति में आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे? नंबर 1, खुद सांप्रदायिक तनाव वाले स्थान पर जाएंगे तथा किसी सक्षम अधिकारी को आग वाले स्थान पर जाने के लिए निर्देश देंगे। दूसरा, खुद भीषण आग वाले स्थान पर जाएंगे तथा किसी सक्षम अधिकारी को सांप्रदायिक तनाव वाले स्थान पर जाने के लिए निर्देश देंगे। खुद कार्यालय में रहेंगे तथा 2 सक्षम अधिकारियों को दोनों स्थानों भेज के स्थिति को संभालने को वहीं से रिपोर्ट करने के लिए कहेंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी कमिश्नर से पूछेंगे कि स्थिति में आपको क्या निर्णय करना चाहिए, ताकि बाद में वह आपके निर्णय के लिए आपको उत्तरदायी न ठहरा सके। याद रखना, आग लग चुकी है। पहले इमोशन, फिर फरवरी महीने में हर काम इमोशन से। मई भी आएगा, प्रेम्स का पेपर भी आएगा, इमोशन से नहीं, आईक्यू से। पहली बात, आग लग चुकी है, मतलब एक जगह जल रहे हैं लोग, एक जगह सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना है। ठीक है, अब पहले तो यह समझना जरूरी है। तो देखो, अगर आप चाहते हो सीसेट पास करो, आप चाहते हो आईएएस बनना, तो जिंदगी में कुछ चीजें सीख लो। इंटरव्यू में भी आजकल सिखाया जाता है कि जैसे मान लिया मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, मैंने आपसे पूछा चलिए अपने बारे में आप 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव बातें बताइए। तो आज तक नेगेटिव तो छोड़ो, आपने पॉजिटिव भी नहीं सोचा होगा कि 5 कौन सी खासियत है आपके अंदर। अब आप जल्दी से तो बता नहीं पाएंगे, तो आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए पॉज लीजिए, सोचिए सीक्वेंस। या आपसे सडन कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस शुरू हो जाओगे, और शुरू हो जाओगे, गलत हो जाओगे। तो कभी भी कोई प्रश्न आए तो आप इसको यूं ना मान लें कि जो आप समझते हैं वही सही है। ध्यान से पढ़ो, समझो, दिमाग में ऑप्शन सोचो, फिर मैं पूछूंगा तो हाथ उठाना।
हाथ तो उठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब समझ भी गए होंगे। ठीक है, हाथ उठाने के लिए तैयार रहिए। एक बार और देखना है, देखो। क्लास 8:30 से 8 हो जाती है तो ये पता चलता है कि देश में बाबाओं की संख्या कितनी है। जो नहीं आए वो सब क्या है, अब पहचानता मैं सबको हूं। चलिए, अब ऑप्शन के लिए रेडी हो जाइए। जब ऑप्शन बोलूंगा, जिनका ऑप्शन होगा वो हाथ उठा लेंगे बस। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, देख लिया। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 है। ये लाइव नहीं हुआ क्या अभी? अभी वो आंदोलन शुरू कर देंगे। चारों ऑप्शन बिक गए। एक 5वां ऑप्शन बचा है, वो है लोगों का, लेकिन कोई बात नहीं। अब आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। नीचे शुरू करूं ऊपर से? नीचे से। अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछेंगे कि स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आप क्या है? पूरे जिले के मालिक। हमारे देश में कहा जाता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में 3 पोस्ट है। ये जानते हो? ये नहीं जानते कि आप जिलाधिकारी हैं, आप जिले के बॉस हैं। इट्स योर लाइबिलिटी। और आप अपने ऊपर वाले अधिकारी से इसलिए पूछ लेंगे जिससे कोई कांड हो तो आप कहते हैं आपने कहा था, तो पहले आपको समाप्त करेगा, उसके बाद दूसरा काम करेगा। आप जिलाधिकारी हैं। अगर मैं कह देता आप उप जिलाधिकारी हैं तो आप जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते। मैं कह देता आप एसपी हैं तो आप एसएसपी की नजर में ले जाते। अब आप जिले के एसएसपी हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित डिसीजन आप लेंगे ना, और जिलाधिकारी हैं तो सब कुछ है। ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन सी, खुद कार्यालय में रहेंगे और 2 सक्षम अधिकारियों को दोनों स्थान पर भेज के स्थिति संभालने व वहीं से रिपोर्ट करने के लिए कहेंगे। जब तक रिपोर्ट करेंगे 8,000 लोग मर जाएंगे। ठीक है, ये वही बाबा है जो आज क्लास लेने नहीं आए हैं, वही कार्यालय में बैठ के रिपोर्ट कर रहे हैं। अपने 2 आदमियों को भेज रखा है कि क्लास लेके लाइव रिपोर्टिंग करना, जहां फंसेगा मामला। ऑप्शन बी, खुद भीषण आग वाले स्थान पे जाएंगे तथा किसी सक्षम अधिकारी को सांप्रदायिक तनाव वाले स्थान पे जाने के लिए निर्देश देंगे। खुद सांप्रदायिक तनाव वाले स्थान पे जाएंगे तथा किसी सक्षम अधिकारी को आग वाले स्थान में जाने के निर्देश देंगे। अब डिसीजन मेकिंग सीखो। मान लीजिए आप अत्यधिक जनसंख्या वाले सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील जिले के जिलाधिकारी हैं। एक दिन आपको सूचना मिलती है कि एक भीषण भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। माइक का साउंड थोड़ा बढ़ा देना। लग गई है, जल रहा है। जल रहा है तो वहां क्या पहुंचना चाहिए? फायर ब्रिगेड, है ना? कुछ पुलिस अधिकारी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो वहां जाके स्थितियों को संभालें, क्योंकि अब आग लग चुकी है। अब जो होना होगा वो हो जाएगा। बताइए, आग लगने के बाद बस इंतजार करना होता है परिणाम का, या वहां जाके जितनी स्थिति संभाली जा सकती है। दूसरी बात, जब तक आप कोई उचित कार्रवाई सोच पाते तभी सूचना मिलती है कि जिले के दूसरे छोर पर सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील
मतलब बिल्कुल विस्फोट होने को तैयार है वहां पर। इलाके में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है, तनाव उत्पन्न हो गया है। तनाव के बाद अब एक्शन ही होगा, और तनाव उत्पन्न हुआ है तो कोई डिस्प्यूट होता है। कभी भी जान लीजिए, कहीं भी कोई दंगा हो, कोई विवाद हो, तो उसके पहले एक कोई बिंदु होता है। जैसे आज कोई दंगा हो रहा है दिल्ली में, कहीं पे होगा? नहीं हुआ। जब कोई पॉइंट होगा तो तनाव उत्पन्न होगा, और जब तनाव हाई लेवल पे होगा तो वही उसी में कुछ खलीफा होते हैं, कुछ कांड कर देंगे और बड़ा काम हो जाएगा। या लोगों की कुछ डिमांड होती है। जब तनाव उत्पन्न होने हो जाता है तो किसी कारण से होता है, रीजन से। विदाउट रीजन तो ऐसा होगा नहीं, और अगर रीजन होगा तो जाहिर सी बात है लोगों की अपनी कुछ डिमांड होगी। तो वो क्या चाहते हैं कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर उनके सामने आए, क्योंकि अगर आप छोटा अधिकारी भेजेंगे और वो अपनी कोई डिमांड दे रहे हैं, अगर बस तुरंत हाँ बोलो तुरंत, वो कहेगा साहब से पूछ लो, फोन लगाएगा तब से 5 मिनट में 5 लोग मर गए। तो वहां जो एकदम कॉम्पिटेंट ऑफिसर हो उसको होना चाहिए, क्योंकि आग लग चुकी है, उसको अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रोक सकते हैं जाके। लेकिन सांप्रदायिक तनाव किसी इशू से हुआ होगा, और कोई भी अधिकारी बिना आपके वहां निर्णय ले नहीं सकता। तो आप कहां जाएंगे? जो घटना होने वाली है उसको रोकने के लिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए? अब इमोशन से आंसर नहीं लेना। चलो अब इस पे देखो, क्या हुआ? चालू नहीं हुआ तो यहां तो नहीं दिख रहा। आपको क्रम बताना है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बाबा बन गए हो। ऑप्शन डी। ठीक है। एक नाव पानी में डूबने वाली है, आप बचाव दल के प्रमुख हैं। नाव के पास पहुंचकर आप समझ गए हैं कि संभवतः सभी यात्रियों को न बचाया जा सके। नाव में निम्नलिखित 6 लोग हैं, अब इनको क्रम से बचाना है। एक 5 साल का बच्चा है, पर वो एक है। गर्भवती महिला जो बच्चे की मां है, ये 2 है। तो सबसे पहले जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ, वो गर्भवती है, तो हो सकता है वैसे भी कॉम्पिटेंट ना हो। इसके बाद जैसे ही गर्भवती महिला को आप बाहर निकाल लेंगे, फिर आप किसको निकालेंगे? 5 साल के बच्चे को। उसके बाद दादी को, दादा को, किसको? अगर कल सीखे थे ना कि जब रेल दुर्घटना होती है सरकार पैसा रिलीज करती है। हमेशा याद रखना, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। आप तैयारी पैसे के लिए कर रहे हो, पोस्ट मिल जाएगी वो बात का मैटर है, फाइनली तैयारी पैसे की है। भाई पैसा होगा हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, पैसा होगा फरवरी मनाना है स्विट्जरलैंड चले जाओगे, और नहीं तो निरंकारी सरोवर में मनाना पड़ेगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब पैसा बहुत जरूरी है, हम हकीकत है ये। लोग कहते हैं ना इंसानियत तमाम चीजें ठीक है अपनी जगह पे है, पर पैसे का बड़ा महत्व है। यदि पैसे का महत्व ना होता तो किसी घटना और दुर्घटना होने पर तत्काल सरकार पैसा रिलीज करती है, और जैसे ही रिलीज कर देती है कई लोग सोचते हैं इससे अच्छा हम भी मर गए होते, है ना, बच क्यों गए। तो पैसे का महत्व है, क्योंकि पैसा भी चाहिए तो कमाने वाला पुरुष जो किसका पिता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो ये दोनों बेचारे सड़क पर आ जाएंगे। तो पहले इनको बचाओ, क्योंकि ये 65 साल के हो चुके हैं, रिटायर हो गए हैं, है ना। ऐसा नहीं इनको जीने का अधिकार नहीं है, फिर फिलहाल तो रिटायर है। अब ये दोनों 65 साल के हैं, किसको बचाओगे? महिला को कि पुरुष को? महिला को। 3 के बाद, सॉरी 4 के बाद, और 5 के बाद 2 1 3 4 5 6। हाँ आंदोलन नहीं, खड़े हो जाओ। नहीं मतलब 5 और 4 में कैसे डिसाइड होगा किसको पहले बचाना है? मैं बताता हूं, क्योंकि ये पुरुष है, पूरी संभावना है कि कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट पहना होगा। अरे रुक जाओ, ये महिला है। जनरली संभावना क्या होती है, महिलाओं का जो ड्रेस होता है, खासकर 65 साल बुजुर्ग महिला का, वो साड़ी होती है या कुछ मान लिया बुर्का वगैरह पे पहने हैं, तो उनके लिए तैरना कठिन काम होता है। और वैसे भी हमारे देश में आपको पता ही है, कहीं आपने मेट्रो में देखा कि पुरुषों के लिए आरक्षित सीट, 25 साल के नौजवान के लिए आरक्षित सीट नहीं, महिला के लिए है ना। तो हमेशा कभी भी अगर महिला पुरुष बोथ मतलब मेल फीमेल इफ बोथ आर इक्वल, तो हमेशा फीमेल को प्रायोरिटी दी जाएगी। और आप ये जान लीजिए कि यही नहीं, यूपीएससी में भी अगर 2 लोग इंटरव्यू देने जाए, एक लड़का एक लड़की, दोनों सुंदर हों, ध्यान से सुनना, और दोनों सेम तरह का आंसर भी दें, तो लड़की को चाहे 2 ही नंबर ज्यादा दें, ज्यादा नंबर मिलेगा। तो लड़की होने का फायदा तो ही, ठीक है। आप नहीं संतुष्ट हुई? ए भाई बाबा लोग वो शोर नहीं, समझ गई? नहीं तैरने वाला भी रीजन सही है। वैसे भी
आप एक बात जानती हैं कि इक्वलिटी चाहे जितनी आ जाए, आपने इस बार का निबंध का पेपर देखा होगा? नहीं देखा है? जब मैं कह रहा हूं देखा होगा, करे जी सर। अच्छा, जैसे नीचे की सिर, मैं समझ गया नहीं देखी है। नहीं देखी हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया, ईमानदार लड़की है। मेरी बात सुनो, इस बार एक निबंध में प्रश्न आया था, लड़के प्रायः अपेक्षाओं के बोझ तले और लड़कियां प्रायः बंधन के तले, है ना, दब जाती हैं। यानी यूपीएससी भी ये बात मानता है। और सुनिए, अभी कुछ वर्ष पहले एक प्रश्न और आया था, ये 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में है, एनसीईआरटी में। वहां पर 7th क्लास में क्या प्रश्न है कि प्रायः हमारे समाज में कहा जाता है कि लड़कियां यह काम कर सकती, यह काम नहीं कर सकती, तो उन्हें समानता का अधिकार की प्राप्ति कैसे हुई? बाद में यूपीएससी ने यहीं से प्रश्न पूछा कि प्रायः समाज में कहा जाता है कि लड़कियां ये काम कर सकती, ये काम नहीं कर सकती, तो समानता का अधिकार के अंतर्गत, तो समानता तो सबको होनी चाहिए, उनको समानता की प्राप्ति कहां हुई? आप इस पे 10 सुझाव दीजिए, उन्हें समानता की प्राप्ति कैसे? अब आप ध्यान सुनना, एनसीईआरटी से उठाया, वहां बच्चे को समझने के लिए बोला गया था कि आप सोचो कि सोसाइटी में इक्वलिटी कहां है, और उसी को यूपीएससी में पूछा तो आपसे सुझाव भी मांग लिया। सुझाव तो कहीं नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन आप चूंकि 21 साल के ऊपर के हैं, 21 ईयर से ऊपर के हैं, यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं, तो आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि आप समाज को 10 निर्देश दीजिए या गवर्नमेंट को 10 उपाय सुझाइए। समझ गए? तो मतलब ये थ्योरेटिकल एक हिस्सा है, प्रैक्टिकल भी, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से ऐसा माना जाता है ना, कि लड़के अपेक्षाओं के बोझ तले। सही बात है। लड़का 10 साल का होता है, सुबह सुबह मम्मी उठी, इस बार ढंग से पढ़ना, तुम्हें डीएम ही बनना है। या एक मम्मी तो कह रही थी तुम दरोगा बनना अपने 10 साल के बेटे को। हमने कहा क्या हुआ बहन जी, दरोगा क्यों बना रहे हो? कहा कुछ नहीं भाई साहब, एक दिन स्कूटी लेके जा रही, दरोगा ने रोक के मेरी गाड़ी का चालान कर दिया, तो मैं अपने बेटे को दरोगा बना के रहूंगी। पापा बेचारे किसी जमाने में क्रिकेट खेलते थे मोहल्ले में, उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता था, वो केवल फील्डिंग करते थे। कमजोर थे, कमजोरों को लोकल एरिया में जहां क्रिकेट होता है वहां जितने गुंडा होते हैं वही बैटिंग करेंगे, शेष फील्डिंग करते हैं, बॉलिंग का भी मौका नहीं मिलता। अच्छा मान लिया गुंडा किसी दिन मूड में है तो बॉलिंग करेगा, दे दो उसको 6 बॉल फेंक ले। कई बार ओवर 6 बॉल का नहीं 12 बॉल का होगा, करते रहो, ज्यादातर फील्डिंग का मौका मिलता है। तो पापा बेटे से कह रहे हैं बेटा तुम क्रिकेटर बन जाओ, एक झटके में आईपीएल में हुआ ना, अगर तुमने शुरू की 3 बॉल में 3 6 मार दिए तो 3 करोड़ आ जाएंगे। अपनी व्यवस्था टाइट। तो लड़कों पे अपेक्षाओं का बोझ होता है, आप देखिएगा घरों में, ये सामान्य सी बात है। और लड़कियों पे बंधन का भी बोझ होता है, यह भी एक सत्य है। लड़कियों पे या लड़कों पे? एक बात तो मैं जानता हूं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और आज इस क्लास में, भरी क्लास में मैं एक बात अनाउंस करता हूं। जनरली मैं अनाउंस नहीं करता, आपका जो भी नाम है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जीवन में आगे जरूर जाओगे। बस ये लड़की एक दिन आगे जाएगी, देख लेना, ये मेरी भविष्यवाणी है, और ये गलत नहीं हो सकती, ये भी याद रखना। एक दिन सही नहीं, अगर आईएएस बनी तो मिनिस्टर बन जाएगी, चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, पर वो समाज में अपने परिवार का नाम करेगी, ये कंफर्म है। अब चलो इसी बात पे शानदार प्रश्न। अब देखो प्रश्न, आप एक अविवाहित वयस्क पुरुष हैं और एक महिला से बहुत गहरा प्रेम करते हैं, हल्का फुल्का नहीं, गहरा। आपको लगता है कि आप उनके बिना जी नहीं सकते। देख लो इधर वाले जी रहे हैं। एक लिख रहा है लड़कियों पर सुबह सुबह घर वाले कहते हैं बेटा बर्तन धो ले। बेटा मुंह तो धुल नहीं पाता, बर्तन कहां से धुलेगा ठंडे ठंडे पानी में। कोई बात नहीं,
ऑनलाइन वालों का भी अपनी एक दुनिया है, बड़ी शानदार दुनिया होती है। इनके मैसेज मैं क्लास के बाद भी पढ़ता हूं, इतने बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया सजेशन दे देते हैं, तो उसको मुझे कई बार लगता है इसको भारत सरकार को फॉरवर्ड कर दिया जाना चाहिए। चलिए यहां पे देखिए, उसके बिना जी बोलो जी नहीं सकते, बहुत दिनों तक सोचने के बाद, सोचना भी पड़ता है, जिसके बिना जी नहीं सकते उससे आदमी कह नहीं पाता है ना। जिसको बिना जी सकता उससे तो कभी भी कह देगा, तो ना होगा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस। लेकिन जिसके बिना जी नहीं सकता उससे कह नहीं पाता। ह्यूमन साइकोलॉजी है। बहुत दिनों तक सोचने के बाद आप उसे प्रेम प्रस्ताव देते हैं, वह बहुत विनम्रता के साथ आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है। मुझे लगा ये प्रश्न करा देना चाहिए, इसीलिए मैंने लगवा दिया पीपीटी, क्योंकि वह पहले से, खतरा यहां है, क्योंकि वह पहले से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी वचनबद्ध है। मतलब 3 साल पहले वचन दे दिया था। आपके लिए यह अस्वीकृति, अस्वीकृति में जो डिनाई हुआ है, अनपेक्षित, यानी इसकी आप अपेक्षा, क्योंकि आप बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं, और वह अस्वीकार्य सी है। अस्वीकार्य मतलब आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब जैसे कहते हैं मन मान ही नहीं रहा है ना, खतरा हो गया पर मन है कि मानता नहीं। हाँ वही, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? यू हैव द 4 ऑप्शन। पहला, महिला को उसके सफल प्रेम जीवन के लिए शुभकामनाएं देंगे तथा उसके व्यक्तिगत जीवन से दूर हट जाएंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे तथा महिला को प्रमाण सहित बताएंगे कि वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह उसके बारे में सोचती है। तीसरा, उसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उसके लिए जान भी दे सकते हैं, ताकि आपके प्रेम की प्रतिबद्धता का स्तर देखकर वह आपको स्वीकार कर ले। ऑप्शन 4, हार नहीं मानेंगे तथा अपनी ओर से उसे प्रेम करना जारी रखेंगे, ताकि यदि कभी उसका संबंध टूट जाए तो आप उसके जीवन में प्रवेश करने का मौका। ये 4 ऑप्शन है, सोचो, इनका भी देख लो। अरे आपस में नहीं बेटा, देखो देखो दोनों बात कर रहे हैं, ऐसे मत करो, नहीं फिर मैं कोई ऐसी बात बोल दूंगा पूरी क्लास मजा लेगी। मामला पसंद का है, यहां देखो आपस में बात कर रहे हैं, इससे क्या पता चलता है कि पसंद कर रहे हैं एक दूसरे को? ऐसे मत करो, यहां देखो। हाँ वो जो आंदोलनकारी है, खड़ा हो जा। हाँ हाँ यही लड़का, सुन लिया मैं। नहीं नहीं वो पीछे वाला खतरनाक आदमी, हाँ मैं भी तो जानता हूं। हाँ जिसके पास कुछ नहीं हो तो ऑप्शन ए दे ही देगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ इधर से कोई बोल रहा था, कोई बोल रहा था, नहीं किसी ने सर बोला था इधर से। कहाँ है? चलो बताओ। आप पहली बात यह जान लें कि क्लास में मेल फीमेल बोथ स्टूडेंट होते हैं। ये प्रश्न ऑथेंटिक प्रश्न है, ऐसा नहीं ऑथेंटिक लिया गया है, ये कोई चुटकुला नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग से संबंधित प्रश्न है। यूपीएससी ने सारे कुछ सिलेबस में दे रखा है, सारे टॉपिक, किसी भी टॉपिक से कभी भी प्रश्न पूछ सकता है ना, तो उसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना होगा। भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ यार, क्या फुल पे है क्या? समझ गए आप? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस
एंड डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। तो आपको इसे इमोशन पे नहीं लेना, स्टेप पे लेना है। अब सवाल यह है कि इसका हम आंसर क्या करेंगे। और आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने आप को उसी कैटेगरी में रखें जैसा प्रश्न कहा जा रहा है। मान लिया आप पेपर देने गए, यूपीएससी में कोई प्रश्न आ गया कि मान लो आप एक महिला और महिलाओं पे बढ़ रहे अत्याचार को रोकने के लिए उपाय सुझाइए, तो आप उसमें मेंस में क्या लिखेंगे कि मैं महिला नहीं हूं, तो आप मैदान से बाहर, है ना। आपको तो अप्रोच बना के लिखना पड़ेगा ना। तो जो मेल है वो भी, जो फीमेल है वो सब मान ले कि वो एक वयस्क पुरुष है और ये मामला इमोशन का है। ठीक है, अब निर्णय लेना शुरू करो। ऊपर देखना, ऊपर। सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, ठीक है। चलो आप बताओ। हाँ, 2 नंबर, ठीक है। हाँ बताओ, चलो बताओ। अच्छा बी, अगर तुम सी बोल देती तो मैं तुमको नमस्कार करता। तो जबी, कसम से जिसका सी ऑप्शन होगा ना उसको तो मैं स्वतः प्रणाम करूंगा। ठीक है, आप बताओ। ए, ठीक है। वो टीवी के पास जो इधर वाला बच्चा बैठा है, नहीं नहीं, जिससे पूछ रहा हूं वो बताए पहले। हाँ पहले, हाँ बताओ। ए, हाँ हाँ ताली बजा रहे। वो जो खाली है वो इसके आंसर पे ताली बजा रहा है। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, अब कौन बताएगा, बताओगे। ए, बी, अब मेरी बात, अब मैं हाथ उठवाऊंगा, हाथ उठाना। ऑप्शन ए, मतलब इतने लोग खाली हैं, ठीक है। हाँ नीचे। ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, एक बार फिर हाथ उठाओ तो। इस बार कम हो गए कुछ हाथ। ठीक है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन डी, आइए देखते हैं। हार नहीं मानेंगे, यहां हार और जीत का सवाल नहीं है। सवाल यह है, आप एक अविवाहित वयस्क पुरुष है, एक महिला से बहुत गहरा प्रेम करते हैं। आपको लगता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकती, ये आपको लगता है, उसको नहीं। ठीक है, बहुत दिनों तक सोचने के बाद आप ये जान लीजिए, कभी भी आप एक नोटिस करना, ह्यूमन ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे अगर किसी चीज को आपने इमोशनल लेवल पे ज्यादा सोच लिया तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त वही आपके दिमाग में चलेगा। लोग इसे मोहब्बत कहने लगते हैं, जबकि ये मोहब्बत नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ना। अब आगे आओ। आपको लगता है आप उसके बिना जी नहीं सकते, ये आपको लगता है। बहुत दिनों तक सोचने के बाद आप उसे प्रेम प्रस्ताव देते हैं।
अगर बहुत दिनों तक सोचने के बाद आपने प्रस्ताव दिया, इसका मतलब आपको प्रस्ताव देने का मौका पहले भी मिला था। बहुत दिन तक सोच रहे हैं, इसका मतलब अक्सर आप सामने होते हैं, आप उस वक्त सोचते रहते हैं, है ना। बहुत दिनों तक सोचे, वो दिन कितने भी हो सकते हैं। फिर आपने उसे प्रस्ताव दिया बिना ये पूछे कि सामने वाले की क्या अप्रोच है। बहुत विनम्रता के साथ उसने आपसे ये नहीं कहा कि नहाते नहीं हो, उसने विनम्रता के साथ कहा। विनम्रता मतलब उसके भाषा में जरा सा भी कड़वाहट नहीं थी, आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है। और सिर्फ डिनाई ही नहीं करती, आपको रीजन भी देती है। देखिए, दो तरह का होता है, एक होता है किसी बात के लिए डिनाई कर देना, एक होता है डिनाई विद रीजन। अगर रीजन के साथ डिनाई कर रही है, इसका मतलब वो आपके प्रति सम्मान तो रखती है, पर प्रेम वो तो नहीं करती है, मेरे को भी पता है। आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है क्योंकि वह पहले से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्धता एक हाई लेवल शब्द है, ठीक है। आपके लिए अस्वीकृत और अनपेक्षित वह अस्वीकार्य है। आप इसके में क्या करेंगे? हार नहीं मानेंगे, अपनी ओर से प्रेम करना जारी रखेंगे, ताकि यदि कभी उसका संबंध टूट जाए तो आप उसके जीवन में प्रवेश करने का मौका पा सकें। इसका मतलब आप अपराधी टाइप के व्यक्ति हैं, है ना। यदि कोई आपका परिचित है और आप उससे इतना गहरा प्रेम करते थे कि आप उसके बिना जी नहीं सकते थे, तो आपको यह सोचना चाहिए कि वो ताजिंदगी जीती रहे, है ना। वो जीती रहे, जब तक वो जीती रहेगी आप जीते रहना। ऑप्शन सी, उसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उसके लिए जान भी दे सकते हैं, ताकि आपके प्रेम की प्रतिबद्धता का स्तर देखकर वो आपको स्वीकार कर ले। जान तो कोई भी दे सकता है, वही एक है आदमी के पास, बेरोजगार आदमी के पास भी है और रोजगार आदमी के पास भी है। तो ये जान देने का मैटर नहीं होता, जीने का मैटर। उस व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे तथा महिला को प्रमाण सहित बताएंगे कि वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह उसके बारे में सोचती है। ये तो खुफिया वाला काम है। अगर महिला किसी से प्रेम करती ही है तो उसमें हु आर यू, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? प्रमाण इकट्ठा करो कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, हम ही है सही। इसको भेजा किसने है? किसने भेजा है? अब देखो, मैं पता लगाता हूं कि इसको किसने भेजा होगा। यहां आगे से इसको किसने रखा, पहले वो बताए। ठीक है, आपको किसने दिया था? ठीक है, दिया था। कौन? उसने आपको एडवांस में दे रखा था? ये यहां पे आके दे गया है? कौन वाला है? वही आपने दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आप प्रेम करते हैं तो उसके सफल प्रेम जीवन के लिए शुभकामना दीजिए तथा उसके व्यक्तिगत जीवन से दूर हट जाइए। यही सबसे बड़ी अच्छाई है, पर लोग ऐसा करते नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। मैं टीवी सिर्फ तभी देखता हूं जब मैं बोर होता हूं। जब मैं अपने भाई के साथ होता हूं तो मैं कभी बोर नहीं होता हूं। जब मैं थिएटर जाता हूं तो अपने भाई को साथ लेके जाता हूं। अब चार निष्कर्ष, ठीक है। पहला, अगर मैं बोर होता हूं तो अपने भाई का साथ तलाशता हूं। अगर मैं बोर नहीं होता हूं तो टीवी नहीं देखता हूं। यदि मैं बोर नहीं होता हूं तो टीवी देखता हूं। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूं तो टीवी देखता हूं। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं।
ध्यान रखना ये यूपीएससी का प्रश्न है, क्योंकि यूपीएससी ही इतना नियरेस्ट ऑप्शन बनाता है। आप बताओ, आप बताइए। आप बताओ। आपके आगे वाली, हाँ वो समझ गई थी अभी से पूछे लेकिन जब बगल निकल गया तो उसने मुंह बंद कर लिया। चलो बताओ। नहीं नहीं, वो पीछे वाली जिससे पूछ रहा वो बात छोड़ के सब बता रही हैं। हाँ बताओ। अरे ये वाली लड़की, हाँ जिससे पूछ रहा हूं, हाँ बताओ। अरे अपने आगे वाली को बोलो। यार मतलब बड़े बड़े कलाकार है मेरी क्लास में भी, सब बोल रहे वो नहीं बोल रही। बताओ। डी। ठीक है, तो अभी भी खतरा जारी है। बी। आप बताइए। बी। हाँ। ए। नहीं नहीं, वो जिससे पूछ रहा हूं समझ रहा है कल। हाँ बी। ठीक है, आप बताइए। वो लड़का जो सबसे पीछे बैठा हुआ। हाँ बी। हाँ भाई, ये आगे वाला मेन आदमी। हाँ हो सकता है। जय हो, बैठो। ए। ठीक है। अच्छा, कुछ तो सिर ऊपर ही नहीं करते तो पड़ोसी जगाएगा। आप बताइए। आपके पीछे वाली डी। ये बच्चा बताएगा। हाँ। नहीं नहीं, वो बी। बी। सबसे पीछे वाला ए। ठीक है, आप भी बता दो। बी। मैं टीवी सिर्फ तभी देखता हूं जब मैं बोर होता हूं। बड़ी खतरनाक लाइन है। टीवी का और बोर होने का डायरेक्ट कनेक्शन। टीवी तभी देखता हूं जब मैं बोर होता हूं, इसका मतलब हुआ यदि मैं टीवी देख रहा हूं तो इसका मतलब मैं बोर हूं। सीधे सा मतलब निकलता है। जब मैं अपने भाई के साथ होता हूं तो कभी बोर नहीं होता, यह भी सत्य है कि यदि मैं भाई के साथ हूं तो मैं बोर नहीं हो रहा। लेकिन इसका मतलब यह भी निकलता है कि जब मैं बोर होता हूं तो केवल मेरा भाई मिले ऐसा जरूरी। मैं टीवी भी देख सकता हूं, भाई को भी बुला सकता हूं और उनके मोहल्ले में भी जा सकता हूं। कई भी तरीके हो सकते हैं, है ना। मतलब ये यहां नहीं दिया है, बट ये है कि अगर भाई साथ है तो बोर नहीं होगा। टीवी चल रही है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया बोर है। जब भी मैं थिएटर जाता हूं तो अपने भाई को साथ लेकर जाता हूं, इसका मतलब जब मैं थिएटर में होता हूं तो मैं बोर। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन में। अगर मैं बोर होता हूं तो अपने भाई का साथ तलाशता हूं, ये जरूरी। मोहल्ले में भी जा सकते हैं, है ना। अगर मैं बोर नहीं होता हूं तो टीवी, ये पहली नजर में लग रहा है सही है, पर होल्ड पे रखेंगे क्योंकि यूपीएससी है ना, कई बार नियरेस्ट दो ऑप्शन में फंसाएगा। एग्जाम में यही काम करना, कॉम्प्रहेंशन को लेकर के। जैसे एक दिन जब मैं कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा तो कोई बच्चा ऑनलाइन का वैज्ञानिक टाइप आर्यभट्ट का मौसा, उसने कमेंट किया जिस दिन मैं अवधारणा पढ़ा रहा था। तो उस दिन मैं, आपने नोटिस किया होगा, मैंने कुछ लिखाया नहीं था, ज्यादातर मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बता रहा था। तो लिख रहा था कोई कॉम्प्रहेंशन की क्लास है, ऐसे कॉम्प्रहेंशन की क्लास होती है। उसको ये नहीं पता देश दुनिया में ज्यादातर उन लोगों ने क्या देखा, यूट्यूब पे डाला कॉम्प्रहेंशन, एक बाबा आया, ये रही कॉम्प्रहेंशन की क्लास, ये रहा कॉम्प्रहेंशन, फिर ऐसे ऐसे मार्कर से पढ़ता जाएगा, चार ऑप्शन में कहेगा सी हुआ सी। बच्चों को लगता है ये है कॉम्प्रहेंशन की क्लास। कॉम्प्रहेंशन का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग। अगर शब्दों की समझ नहीं है, अवधारणा, निष्कर्ष, अनुमान, इनका तर्क का ज्ञान आपको नहीं है, या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त स्टेप आपको नहीं पता, तो आप हमेशा जो आंसर करके आएंगे आने वाले समय में वह गलत ही होगा।
क्योंकि यूपीएससी सिर्फ ऑप्शन बनाता है कि जो फर्स्ट माइंडसेट हो उसमें हमेशा मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी हो। तो उसी से बचने के लिए हम लोग इन शब्दों के माया जाल को समझते हैं। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो मार्केट में मौजूद है 2011 से लेकर 23 तक के। मुश्किल से 100-150 रुपए की किताब आती है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब ले लीजिए, उसमें कॉम्प्रहेंशन दिए हुए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें, हिंदी वाले हिंदी। दैट इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बट दिस इज थ्योरेटिकली पार्ट ऑफ कॉम्प्रहेंशन। मतलब कॉम्प्रहेंशन को हैंडल कैसे करें ये हम सीख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, बट हमारा मैक्सिमम फोकस इस बात पे कि आप सीखेंगे कैसे। तो पहला गलत किया, दूसरे को होल्ड पे कर दिया, यही काम एग्जाम में करना है। तीसरा, यदि मैं बोर नहीं होता हूं तो टीवी देखता हूं, यह बात तो बिल्कुल गलत है। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूं तो टीवी देखता हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं भाई के साथ नहीं हूं तो 24 घंटा बोर ही हो रहा हूं, ऐसा थोड़ी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई बहस करनी हो तो कर सकता है। मैं टीवी सिर्फ तभी देखता हूं जब मैं बोर होता हूं, इसका मतलब जब वो बोर होता है तो दिए गए कथन से एक तो टीवी देखता है, ठीक है। अगर मैं बोर होता हूं तो अपने भाई का साथ तलाशता हूं, ये यहां से साबित थोड़ी हो रहा है, टीवी भी तो खोल सकता है और भी क्या क्या कर सकता है, वो इसमें तो उसने दिया नहीं, पता ही है। तो अगर मैं बोर होता हूं तो अपने भाई का साथ तलाशता हूं, अगर एक कंडीशन है, इफ जब लगा दिया जाता है तो इसका मतलब मैंडेटरी हो जाता है किसी चीज को, कि यदि मैं बोर हो रहा हूं, इफ आई एम बोर, तो फिर हम अपने भाई का साथ तलाशते हैं, इसका मतलब ये हुआ मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन हम इसके अलावा टीवी भी देख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए पहला गलत है। और कोई आर्गुमेंट? डी, यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूं तो टीवी देखता हूं, मतलब मेरा जीवन बोर ही बोर है। देखो नेगेटिविटी का लेवल ऐसा नहीं है। प्रश्न को हमेशा इसके आलोक में पढ़िए। फिर से देख लीजिए, मैं टीवी सिर्फ तभी देखता हूं जब मैं बोर होता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं बोर नहीं हूं तो टीवी नहीं देख रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। यानी टीवी खुलेगी ही तब जब मैं बोर हो रहा हूं, और यदि मेरे घर में टीवी बंद है, नहीं मैं बोर हूं कि नहीं हूं ये बात का इश्यू है। हो सकता है मेरा बोर हो रहा था, मेरा भाई आ गया और टीवी ना खोला हो, तो आप बगल से गुजरना देख रहे हैं टीवी नहीं चल रहा, इसका मतलब आज सब सही चल रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है भाई आया हो, है ना। जब मैं अपने भाई के साथ होता हूं तो कभी बोर नहीं होता हूं, एक कन्फर्म है कि अगर भाई मेरे साथ है तो मैं बोर नहीं हूं। और जब भी मैं थिएटर जाता हूं तो अपने भाई के साथ लेके जाता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाई साथ जाएगा, मैं थिएटर जाऊंगा तो मैं थिएटर में बोर नहीं होऊंगा। अगर मैं बोर होता हूं तो अपने भाई का साथ तलाशता हूं, ये जरूरी, क्योंकि टीवी ऑलरेडी आपके पास है। यदि मैं बोर नहीं होता हूं तो टीवी देखता हूं, ये तो सीधा सीधा गलत है, दो तो ऐसे भी गलत हो गए। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूं तो टीवी देखता हूं, इसका मतलब हुआ कि पूरा जीवन ही बोर है। तीन ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गए ना। ऑप्शन बी, अगर मैं बोर नहीं होता हूं तो टीवी, ऐसा सब साबित हो रहा है, ठीक है। और भी अपलोड है कि यही है? क्या कह रहे हो, क्या करवा दूं? ऐप, ऐप पे ना मैं तो बेटा बहुत कुछ बोलता हूं, सच आपको बताऊं। मेरे साथ क्या है कि मैं परफेक्शन में बड़ा बिलीव करता हूं। आपने देखा होगा जब मेरी क्लास होती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि क्लास टाइम से ही शुरू, कभी मैं डिले नहीं करता।
ज्यादा पढ़ा दूंगा, कम पढ़ाने में विश्वास नहीं करता। और मेरा ये मानना रहता है कि सब चीज परफेक्शन के साथ हो, मैं इसमें भी बिलीव करता हूँ। ऐसा नहीं है कि चाहे किसी दिन मान लिया लेट पे सो के उठा तो मैं बिना नहाए नहीं आऊंगा क्लास में, नहा के आऊंगा, चाहे पानी डालता हुआ सड़क पे आऊं, क्योंकि दैट इज द इश्यू ऑफ परफेक्शन, है ना। नहाए नहीं रहेंगे पढ़ाएंगे कैसे, नेटवर्क काम नहीं करेगा। अब आप इसको ध्यान ध्यान से पढ़िए, खूब इत्मीनान से। अरे इन साथियों का भी मैसेज पढ़ लिया करो ना बीच बीच में, क्या काम कर रहे हैं। खूब ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। ऑप्शन खोलें। चलिए अब मैं बताता हूँ। कुछ जो ऑनलाइन वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, उन्हें बता दूं कि मैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा, और हो सकता है ना भी कराऊं। कारण क्या है कि जब भी आपको कभी प्रैक्टिस करनी हो,
कॉम्प्रहेंशन की। तो सड़क वाले क्वेश्चन से मत करना, 2011 से लेकर 2023 तक के जो प्रश्न है वहीं से करना। और वो सेम ट्रांसलेशन है हिंदी और इंग्लिश में, सेम ट्रांसलेशन। बैटरी कुछ समाप्त हो रही है, सेम ट्रांसलेशन है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी हैं वो सेम ट्रांसलेशन में इंग्लिश मीडियम दे सकते हैं, जो हिंदी वाले हिंदी में। कॉन्सेप्ट मैंने आपको लगभग बता दिए अपनी तरफ से, और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने समझा होगा वो अटेम्प्ट भी कर लेंगे। चलिए इसे मैं अटेम्प्ट करता हूं। पर्यावरण, पर्यावरणवाद की पहली लहर में ही यह स्पष्ट तौर पर रेखांकित की जाने लगी कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था आर्थिक समृद्धि तो लाएगी, लेकिन इस समृद्धि की क्षणभंगुरता भी उतनी ही स्वाभाविक होगी। क्षणभंगुरता मतलब जैसे पानी का बुलबुला है ना, ऐसे उछलता है फिर डाउन हो जाता है। सबसे बढ़कर औद्योगिक विकास की यह संकल्पना, जिसे बहुधा क्रांति के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, इसका मतलब लेखक ये मानता है कि बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ऐसा है नहीं, है ना। यही समझ का मतलब यही होता है। यह विद्रूपता का सूचक, विद्रूपता का मतलब होता है जोकर, विद्रूप मतलब होता है बिगड़ा हुआ। अब जिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसका मतलब ही नहीं पता होगा, तो उनको तो फिर बाबा ही बचा सकता है, ठीक है। शब्दों को तो जानना होगा, और यदि आप हिंदी माध्यम से भी कॉम्प्रहेंशन दे रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपको लगता है किसी टर्म पे आप फंस रहे हैं, तो मुझे 99% भरोसा है कि आप इंग्लिश वाला हिस्सा जब देखेंगे तो वही शब्द जो हिंदी में कठिन है इंग्लिश में एकदम आसान शब्दों में होगा, ठीक। जैसे अगर हिंदी में कहीं लिखा रहे, इंग्लिश में लिखा रहेगा लव, तुरंत समझ जाओगे लव मतलब। हिंदी में लिखा रहेगा दिल धड़का धड़का, तो आप दिल धड़का धड़का से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करता है, उसके मूड पे है, कुछ भी ट्रांसलेट कर दे। तो ये गूगल ट्रांसलेशन का कमाल होता है। अब जो उस विद्रूपता का सूचक है जो मार्ग देश और शहरों के विकास का बोझ उपनिवेश और गांव पर डालता है। मार्क देश मतलब होता है कि जो औपनिवेशिक काल था, तो मार्क देश कौन था? ब्रिटेन, है ना। और शहरों के विकास का बोझ, तो जो ब्रिटिश थे अपने यहां तो विकास करते ही करते थे, भारत में भी कुछ शहरों का डेवलपमेंट करते थे जहां वो रहते थे, जहां उनकी पत्नी घूमने जाती तो उस पार्क को सजवाते थे, है ना। कुत्ता जिधर टहलने जाता उधर सड़क बनवा देते थे कि सड़क से आ जाए इसके पैर में चोट ना लगे। ये बोझ कहां पड़ता है? उपनिवेश और गांव पर पड़ता है। यह अनायास नहीं है कि विकास की समस्या की पहचान गांव में रहने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ और उपनिवेश निवासी महात्मा गांधी सबसे प्रभावी ढंग से करते हैं। इस परिच्छेद के लेखक का मत है कि सभी पर्यावरणीय समस्याओं के लिए उपनिवेशवाद दोषी है। आपकी मदद कर गया, है ना, सभी ने आपकी मदद कर दी। औद्योगिक विकास को क्रांति कहना गलत है, बहुधा क्रांति करके प्रचारित किया जाता है, तो इसको है तो गलत पर होल्ड पे रख देंगे, क्योंकि बहुधा क्रांति करके तो प्रचारित किया जाता है ना। गलत का मतलब वो 100% डिनाई कर देना। क्षेत्रीय असमानता औद्योगिक विकास का उपोत्पाद है, ये बिल्कुल एकदम साफ साफ दिख रहा है ना। पर्यावरणवाद के आरंभिक चिंतक उपनिवेश से ही थे, ये बात नहीं क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ थे तो महात्मा गांधी भी। अब आपको इन दोनों में फाइट करनी है, एक बार में आंसर क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर मन में कुछ दुर्भावना है तो आप दोबारा पढ़ेंगे ये गलत और ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। ठीक है, चिंता ना करें। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनका सी न रहा हो तो मनी मन श्राप न दें, अपनी समझ को और विस्तार करें। ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा नहीं किसी से। चलो ये बढ़िया है। ठीक है, वैसे इतने स्मार्ट हो गए हो मेरी क्लास लेके कि लगभग ऑप्शन दिमाग में आपके बन गया होगा, है ना। चलिए मैं पढ़ता हूं ऐसी। और एक बात याद रखना, जब भी कभी समय मिले नेक काम तो ऐप पे चले जाना, ये क्लास उस पे होगी, इसको कहीं नोट कर लेना। इतना शानदार लाइन है ये, इतनी शानदार लाइन है कि ऐसे में ये लाइन अगर आप कहीं कोट करेंगे तो आपके बहुत काम आएगी। आप लाइन पढ़ के देखिए, मन खुश हो गया होगा, है ना।
जब मैं कहता हूं यूपीएससी की तैयारी और ढंग से तैयारी एक जीवन का आनंद है, बस ये है कि आनंद के लिए जैसे कहते कि कनेक्शन देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर बहुत सजा लिया, चारों तरफ लाइट लगा दी, वायर लगा दिए, लेकिन बिजली सप्लाई नहीं है, तो बस हमें किसी तरह से वो कनेक्शन ढूंढना है जहां जैसे ही प्लग लगाया पूरी लाइट जल जाएगी। आप यकीन करें मेरा, मैं आपको बहुत सच बताऊं, क्लास लेना या पढ़ाना ये मेरे लिए रोजगार का साधन नहीं है। मैं रोजगार की दुनिया से ऊपर का व्यक्ति हूं। ये मेरे लिए रोजगार नहीं है, ये मेरे लिए खुशी है। मतलब एक तरफ मुझे 4 ऑप्शन दिए जाए कि ये खुशी के साधन है, तो भी मैं क्लास में पढ़ाने आऊंगा। कहां पढ़ाता हूं, किस जगह पढ़ाता हूं, ये हमारी चॉइस हो सकती है, लेकिन पढ़ाना मेरा एक पैशन है और पढ़ना उससे भी बड़ा पैशन है। जबकि मैं अब यूपीएससी नहीं दे सकता, पर आप यकीन माने, यदि आपको ज्ञान होगा तो आप आनंद से भरे हुए हो। और ये मैं नहीं कह रहा, आप तमाम महापुरुषों को उठा के देख लीजिए, कलाम साहब को देख लीजिए, अब्दुल कलाम साहब को, विवेकानंद जी, जिनके पास ज्ञान रहेगा वो बिल्कुल, गौतम बुद्धा ज्ञान की तलाश में ही घर छोड़ दिया। पत्नी बहुत खूबसूरत थी, गौतम बुद्धा की पत्नी बहुत खूबसूरत थी, है ना। उनके पिता ने इतनी खूबसूरत लड़की से उनका विवाह किया था कि घर में ही रहे, बाहर न जाए, लेकिन गए ज्ञान की तलाश में। यानी खुशी जो हमें देती है वो ज्ञान। कितना बढ़िया शानदार ये आर्टिकल है, पढ़िए। ऐसी साक्षरता जो शब्दों के अलावा परिस्थिति का बोध कराती है, शिक्षा बन जाती है। अगर कोई भी साक्षरता, यानी जो हम आप पढ़ रहे हैं, मैं क्यों कहता हूं कि मेरी क्लास में आनंद के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मैं पहले से जानता हूं। केवल वन साइडेड पढ़ना आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हमेशा जब 2 साइडेड आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर से स्फूर्ति आएगी। ऐसी साक्षरता जो शब्दों के अलावा परिस्थितियों का बोध करा देती हो। यानी जितने सब्जेक्ट हैं, इन्हें थ्योरेटिकल के अलावा अगर प्रैक्टिकली आप समझ लें तो आनंद ही आनंद है। शिक्षा बन जाती है। यानी शिक्षा बनने के लिए परिस्थितियों का बोध होना बहुत आवश्यक है। इसके विपरीत, जब शिक्षा जीवन और समाज की परिस्थिति से कट जाती है, टाइप करने वाले को लगा होगा ना कि फरवरी का महीना है, जाती है क्यों लिखूं, आती है लिखूं, आती है नहीं लिखा, जाती छोड़ दिया। जीवन और समाज की परिस्थिति से कट जाती है, तब वह साक्षरता बनकर रह जाती है। आप पीएचडी कर लें, आपको पता ही हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट बैठते हैं, इसमें लगभग सब ग्रेजुएट हैं। नहीं, सुन तो लो मजे की बात। और जब क्लास शुरू हुई थी जोड़ने घटाने में, गुणा भाग में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, लोगों को यही नहीं पता था डायरेक्शन कौन सा है। तो इसका मतलब आपके पास जो डिग्री है वो साक्षरता है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा जिस लेवल की होगी वो उस लेवल की दिखेगी। तो हमेशा फोकस ये करना चाहिए कि हम साक्षरता में ना हो, शिक्षा में हो। 20वीं सदी में शिक्षा का ऐसा अवमूल्यन मतलब घटना भारत समेत उन देशों में हुआ है। भारत समेत उन किस देशों में हुआ है? जो इंग्लैंड या अन्य यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे हैं। आपको याद है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं जब बता रहा था कि भारत में की जो शिक्षा पद्धति है उसको ब्रिटिश लोगों ने निर्धारित की। वो क्लर्क बनाना चाहते थे, आपको ज्ञान नहीं देना चाहते थे। ज्ञान वाली शिक्षा पहले थी, व्यवहारिक आधार पर दी जाती, उससे व्यक्ति को ज्ञान होता था। उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से बनाया और वही सिलेबस चल रहा है। बचपन में अगर क्लास 2nd और 3rd तक टेबल 20 तक का नहीं याद होगा तो क्या फर्क पड़ता है, टेबल 5th के बाद याद करवा लेते। लेकिन बचपन में इतना ठोक देते थे, 1st और 2nd 3rd, इसमें घर वाले भी मारते थे, मास्टर जी भी मारते थे टेबल के चक्कर में। और कई बार पड़ोस का अंकल आता थे, वो भी कानों में के निकल जाते थे। क्यों? टेबल याद हुआ 13 का, 13 का, आपको तब तक घुमा के निकल। और घर वालों ने कहा क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं भाई साहब, इससे कल बोला था 13 का टेबल याद करने, इसने याद नहीं किया, नालायक कहीं का। चलो, तो क्या होता है? ये शिक्षा पद्धति का मजाक है? क्या फर्क पड़ता है?
10 तक का ही टेबल याद रहेगा, जब फिफ्थ पहुंच जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो याद कर लेगा। नहीं कोई टेक्निक सिखा देंगे, लेकिन नहीं, फिक्स है, पापा बोले या ना बोले टेबल याद रहना चाहिए। तो गड़बड़ होता है। जो इंग्लैंड या अन्य यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे और अब उपनिवेशिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निभा रहे हैं, रोज कोई ना कोई संगठन बना ही देते हैं, है ना, फंसाने के लिए। भारत में बच्चों की शिक्षा वस्तुतः साक्षरता से भिन्न, देखा, क्योंकि वह बच्चों को समाज की सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने की जगह बेगाना बनाने का साधन बना दी गई, बेगाना बना देती है। बचपन जीवन का एक हिस्सा न बनकर एक चरण बन गया है। हिस्सा मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, चरण मतलब होता है डिसकॉन्टिन्यू, यानी स्टेप, है ना, जिसमें रहते हुए जीवन की तैयारी की जा सकती है, जिया नहीं जा सकता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे तो सभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, शाम सो रहे हैं, पर जीवन कौन जी रहा है? जो सुबह उठे और शाम तक आनंद से रहे, कराए बाबा। ठीक है, अगर आपके जीवन में स्फूर्ति नहीं है, आनंद नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो जीवन नहीं है। क्योंकि मोहल्ले का जो कुत्ता है वो भी सुबह उठा होगा, पहले भोर में भौंका होगा चारों तरफ, जब 7 बज गए हो भौंकना बंद कर दिया होगा इस समय, और उसके बाद कहीं ना कहीं दिन में भोजन वो भी पा जाएगा, अपनी व्यवस्था कर लेगा, शाम होते ही फिर ड्यूटी पे लग जाएगा भौंकने की। इसी तरह सुबह शाम हम जीवन कब जीते हैं? जब हमारे जीवन में स्फूर्ति हो। और हर व्यक्ति कभी ना कभी साल में, महीने में, 2-4 साल में एक आध खुशी का दिन आता है जिस दिन वो जीवन जी रहा होता है। आप यकीन करिए आपके जीवन में कभी ना कभी कोई कुछ खुशी के दिन आए जरूर होंगे, उस दिन जो आनंद रहा होगा वही है जीवन। शेष आप बस यूं समझ लो चल रहे हैं। तो हमें उस दुनिया से ऊपर उठना है। मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं, शिक्षा वह शेरनी की दूसरी दुनिया से बहुत आगे हो, सोशल मीडिया वाला नहीं। शिक्षा क्या होती है? आपको मानव बनाती है। अब आप सोचेंगे हम मानव कैसे नहीं है? आप पे बाउंडेशन है, अपेक्षाओं का बोझ और बंदिशें कब तक हैं? जब तक शिक्षा से आप कुछ पा नहीं लेते। आप एसपी बन गए, किस बात का बंधन? आप डीएम है किसी जिले के, किस बात का बंधन? यानी जब हम तैयारी करते हैं और पूरी शिक्षा लेते हैं तो हम अपने आप को पशु से मानव की ओर कन्वर्ट करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। पशु के साथ क्या होता है? बंधन होता है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कुछ भी है, उसके गले में बांध के लोग बांध के रखते हैं, यहां से वहां शिफ्ट करते हैं, खाना पानी भोजन रहने की सारी व्यवस्था देते हैं। कुत्ते, दिल्ली में कई कई ऐसे कुत्ते हैं जो एसी में रहते हैं और शानदार गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर से टहलने जाते हैं, सुबह ड्राइवर चलाता है, पीछे रहता है, जनता को देखता रहता है, अच्छा आनंद लेता हुआ जाता। कभी देखना जो गाड़ी में कुत्ता होता है ना, वो बड़े ध्यान से पब्लिक को देखता है, अच्छा तुम नीचे देखो मैं गाड़ी में हूं। तो कुत्ते की सारी व्यवस्था होती है, लेकिन उसके पास बंधन है, वो स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकता, उसका मालिक उसको बांध के रखेगा। तो शिक्षा हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है। और आज के बाद याद रखना, कल मेरी आखिरी क्लास है। जब कभी मन दुखी हो और आपको लगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो एक बात मेरी याद रखना कि आपका जन्म हुआ है अपने आप को पशु प्रवृत्ति से मनुष्य की प्रवृत्ति में कन्वर्ट करने के लिए। आप जब तक बंधन में हैं, किसी भी तरह के बंधन में, तो आप उसी श्रेणी में आते हैं जो पशु की श्रेणी होती है। जिस दिन आप बंधन से मुक्त होंगे, और बंधन से मुक्त केवल शिक्षा करेगी, ये अपने दिमाग में रखा करिए। हर व्यक्ति के जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। बेगाना बनाने का साधन बना दी गई। बचपन जीवन का हिस्सा न बन के एक चरण बन गया जिसमें रहते हुए जीवन की तैयारी की जा सकती है, जिया नहीं जा सकता। स्कूल की 4 दीवारी केवल सुरक्षा का साधन नहीं रह गई है, जबकि हकीकत 4 दीवारी सुरक्षा के लिए होती, कोई आके पकड़ न ले जाए, जानवर ना आ जाए। वह बचपन और सामाजिक जीवन को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा बन गई। मुझे पता है यही फोकस किए, इतना सिखा रहा हूं पर सुधरे नहीं, है ना। अब आप देखिए,
इस परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक संदेश कौन सा है? आराम से देखो। पश्चिमी देशों ने उपनिवेशों की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। भारतीय शिक्षा नीति पुरानी पद्धति पे आधारित है। बर्बाद कर दिया ऐसा कहीं टर्म नहीं है, इसको तब भी होल्ड पे रखेंगे। बर्बाद करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्लर्क तो बनाया। स्कूल बचपन को मारने का उपकरण बन गया है, फिर तो लोग जाएंगे ही नहीं। सामाजिक संदर्भ से विलग शिक्षा औचित्यहीन है। सर्वाधिक तर्कसंगत ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं समझता हूं कुछ कॉन्फिडेंस आप में आ गया है ना। अब आप ये समझ सकते हैं कि आई कैन डू, आई कैन फाइंड आंसर। अब इसके बाद ये है कि जो जितना मेहनत करेगा उतना बेहतर करेगा। मेरा काम आपको ये इस दुनिया तक पहुंचाना था जहां आपकी समझ ये काम करने लगे कि आई कैन डू। बस ये एहसास होना ज्यादा जरूरी था।
ठीक है। ध्यान रखना, ये जो 3 लिखा है ना, तो प्रभु की कृपा है। ठीक है, वैसे समझ लो फरवरी में यही सब होता है, एक जगह 2 ऑप्शन लग जाएंगे, 2 की जगह 3 हो जाएगा। लगता है फिर से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना पड़ेगा, है ना? मैं समझ गया। इमोशन से काम न लेना। भारत में बहुत कम लोग यह मानते हैं कि उनके बच्चों का जीवन राजनीति द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत कम लोग मानते हैं। बच्चों के बारे में सोचते समय ज्यादातर माता पिता परिवार की परिधि के बाहर नहीं जाते, परिवार को एक राज्य निरपेक्ष इकाई के रूप में देखते हैं। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? आजाद, अलग। सापेक्ष मतलब होता है तुलनात्मक। परिवार को एक राज्य निरपेक्ष इकाई के रूप में देखते हैं और सत्ता को परिवार निरपेक्ष इकाई के रूप में, यानी सत्ता का अलग अपना, वो अपने आप को भी प्राइम मिनिस्टर मान सकते हैं, घर के पापा देखो आते हैं शाम को तो ऐसा रूल पास करते हैं ना, बिना संसद बुलाए पास कर देते हैं कि कल से कल्लू का पैसा बंद, कल्लू सस्पेंड हो गया, पार्लियामेंट मेंबर नहीं रहा। कभी नोटिस किया होगा? और किसी किसी दिन पापा मान लिया विदेश दौरे हैं, उस दिन मम्मी प्राइम मिनिस्टर होती है, कोई भी निर्णय ले लेगी। बारे में सोचते समय ज्यादातर माता पिता परिवार की परिधि के बाहर नहीं जाते, परिवार को एक राज्य निरपेक्ष इकाई के रूप में देखते हैं और सत्ता को परिवार निरपेक्ष इकाई के रूप में। इस दृष्टिकोण ने परिवार को सत्ता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध किया है। ध्यान देना, उनके इस दृष्टिकोण ने परिवार को सत्ता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध कर दिया। यानी सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको नीचे बहुत मामला समझने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि बच्चों और बूढ़ों की देखभाल जैसे काम परिवार के जिम्मे है। लोग सोचते हैं, बहुत कम लोग यह मानते हैं कि उनके बच्चों का राजनीति द्वारा नियंत्रित होता है। सरकार की जिम्मेदारी विदेश नीति, आयात निर्यात जैसे बड़े कामों की देखरेख करना है। इस तरह के श्रम विभाजन का भ्रम लोगों को इस समझ से वंचित रखता है कि उनके बच्चे राजनीतिक नियंत्रण से उतने ही प्रभावित होते हैं जितने कि वे स्वयं। एक तरह से देखा जाए तो लास्ट की 2 लाइन में लेखक ने अपनी सोच को प्रदर्शित कर दिया है। देखिए, पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में उसने कंक्लूजन दे दिया है ना। इस तरह के श्रम विभाजन का भ्रम, ये श्रम विभाजन क्या है? भ्रम। लेखक की नजर में ये भ्रम है। लोग श्रम विभाजन करते हैं पर लेखक मानता है ये उनका भ्रम है। लेखक का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के श्रम विभाजन का भ्रम लोगों को इस समझ से वंचित रखता है कि उनके बच्चे राजनीतिक नियंत्रण से उतने ही प्रभावित होते हैं जितने कि वे स्वयं। कौन सी पूर्व धारणाएं या धारणा वैध है? एजम्पशन, लेखक के अनुसार। चलिए पढ़ते हैं। राजनीतिक प्रभाव को समझे बिना बाल जीवन का विश्लेषण अपूर्ण है। नहीं, ये बात कहीं से अटैच नहीं है। आप देखो, राजनीतिक प्रभाव को समझे बिना बाल जीवन का विश्लेषण अपूर्ण है, ये टर्म उसमें कहीं यूज नहीं है। आप अपने मन को संतुष्ट करो। राजनीतिक प्रभाव को समझे बिना
बाल जीवन का विश्लेषण अपूर्ण है, ये बात तो कहीं नहीं करा है ना। दूसरा, परिवार और राज्य को परस्पर पृथक इकाई मानना एक भ्रांत धारणा, ये बिल्कुल सही बात, यही बात तो फोकस कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल एक। बोर तो नहीं हो रहे हो? बताना, मेरे पास है बहुत कुछ। कोई नहीं, एक और ट्राई करो फिर बताते हैं आज की ताजा खबर। जर्मन रोमानी परंपरा में पर्यावरणवाद देशभक्ति के साथ ही सहयुग्मित है, यानी जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान, जंगल और राष्ट्र मिलकर एक संपूर्ण अंग का निर्माण करते हैं। और याद रखना, है कहाँ की परंपरा है? जर्मनी ने बड़ा बड़ा काम किया था, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक ना किया होता ना, तो हम भी आज जर्मन होते, है ना। मिलकर एक संपूर्ण अंग का निर्माण करते हैं। 1920 के दशक में इस भावना को और प्रोत्साहन मिला। ये कौन सा दशक था? किसी ने कुछ बोला? क्या बोला? बोलो। नहीं नहीं, तुम ही बोले थे, बोलो बोलो। अरे फिर वही बात, बोलो। हाँ, नहीं नहीं, क्या बोले तो बोलो, बोलो। हाँ, आज मैं घर से जब निकला, हाँ जो था बोल दो, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ, प्रश्न के बाद लाइन है। क्या लाइन है बताओ? हाँ, ये मेरा भी गुरु है। अब जब ये फंस गया तो इसने कहा सर वो कल आप जाने वाले हैं, तो मैं वही, मन थोड़ा उदास है। यार किसी के आने और जाने से संसार नहीं रुकता, है ना। लोग आते हैं जाते हैं, संसार तो चलता रहता है।
भाई नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं रहे तो क्या भारत रुक गया? लाल बहादुर शास्त्री आ गए, फिर शास्त्री के बाद इंदिरा जी आ गई। लोगों ने कहा इंदिरा जी जैसी कोई नहीं, इंदिरा जी है नहीं, राजीव जी आए। नहीं, क्रम से चलो, क्रम तोड़ रहा है। फिर राजीव जी की 3/4 मेजोरिटी में गवर्नमेंट थी, चाहते तो पूरा संविधान बदल सकते थे। फिर एक इलाहाबाद, मतलब अब प्रयागराज के रहने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस में थे, आपको पता ही है। किसी बात पे विवाद हो गया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी इस्तीफा दिया और चुपचाप चले गए। और उस बात ने इतनी बड़ी क्रांति लाई कि अगली बार राजीव गांधी बहुमत में नहीं आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बात कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसका मतलब यह होता है कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु, बट कर्म करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। उसके बहुत प्रधानमंत्री हुए, बीच में ट्रांजैक्शन फेज आया, नरसिंहा राव जी भी आए, फिर अपने माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आए, फिर और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए। हार गए बड़े बड़े पत्रकार, सवाल पूछते पूछते पर मुंह नहीं खुला। पूछते रहो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वाजपेयी जी के बारे में बहुत अच्छी बात कही जाती थी, वो हर बात को जैसे कहते हैं मजाक बना दिया करते थे। इसीलिए वाजपेयी जी एकमात्र ऐसे नेता थे, आप भारत का इतिहास उठाएंगे, जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री, इनके बारे में विपक्ष बहुत सी बात बोलता है, पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में बोलता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में विपक्ष भी नहीं बोलता था। उनका आप बहुत कम मिमिक्री पाएंगे, यहां तक लालू जी जैसे मजाकिया आदमी भी उनका मजाक नहीं करते थे। एक केवल उनके बारे में फेमस हुआ था, वही कारगिल युद्ध के टाइम में किसी पत्रकार ने पूछा कि वाजपेयी जी, सोनिया जी कह रही हैं कि पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, तो वाजपेयी जी ने कहा आप सही कह रहे हैं। दूसरे पत्रकार ने पूछा कि वाजपेयी जी, कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान पे अटैक नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं। तीसरे ने पूछा कि वाजपेयी जी क्या सही है, आप कह रहे हैं ये भी सही है, ये भी सही है, तो वाजपेयी ने कहा आप भी सही कह रहे हैं, है ना। तो एकमात्र नेता थे जिनके बारे में कभी किसी ने कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो सबको समरसता में लेके चलते, वो हर व्यक्ति के कभी हृदय व्यक्ति थे, है ना। तो ऐसा नहीं वाजपेयी जी नहीं रहे तो देश नहीं चला, मनमोहन जी आए, उन्होंने भी देश चलाया, मनमोहन जी हटे, मोदी जी आए, मोदी जी भी देश चला रहे हैं। ऐसे ही संसार किसी के आने जाने से नहीं रुकता। आज मैं निकल के आ रहा था, एक लड़का फोन पे किसी से बात कर रहा था, जैसे मैं अपने घर से निकला, वो गली के नुक्कड़ पे खड़ा होकर बात कर रहा था, तो तेज तेज बोल रहा था, आवाज मेरे कानों तक गई, और स्पीकर पे रखा था फोन। तो इधर से फोन करा, हेलो रिया मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो उधर से आवाज आ रही है कि मैं रिया नहीं कोमल बोल रही हूं, तो वो कह रहा है कोमल मैं तुम्हारे बिना भी नहीं जी सकता। समझ गए? तो संसार ऐसे चलता है। अब यहां फोकस करो, यहां पे जर्मन रोमानी परंपरा में पर्यावरणवाद देशभक्ति के साथ ही संयुग्मित है, क्योंकि किसान, जंगल और राष्ट्र मिलकर एक संपूर्ण अंग का निर्माण करते हैं। 1920 के दशक में इस भावना को और प्रोत्साहन मिला जब जर्मनी में राष्ट्रवादी विचार के वाहक के रूप में नाजीवाद का उभार हो रहा था। नाजीवाद क्या है, इतिहास में पढ़े होंगे। वैसे तो मैं मानता हूं कि जब एडीबीसी ही नहीं आता तो नाजीवाद क्या ही पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ लेना, नाजीवाद एक विचारधारा थी, ठीक है ना। अब मैं इतिहास नहीं पढ़ाने लगूंगा ना, अब कल तक का मेरे पास समय कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगी इतिहास। नाजीवादी विचारकों ने वन संरक्षण को राष्ट्रीय कर्तव्य घोषित किया था, याद रखना, वन संरक्षण को राष्ट्रीय कर्तव्य घोषित किया। यहां तक कि नाजी पत्रिका इस बात से भी चिंतित थी कि कहीं बढ़ते शहरीकरण से कृषक चिंतन पद्धति और ग्रामीण जीवन शैली का ह्रास हो रहा है। उनका यह मानना था जब शहरीकरण बढ़ेगा तो ये चीजें घटेगी, यानी नेचुरल वे जो है वो ढलेगा, जिससे राष्ट्रीय शक्ति कमजोर हो रही है। हिटलर के बाद सबसे शक्तिशाली नाजी नेता हरमन गोरिंग ने स्वयं को मास्टर ऑफ जर्मन फॉरेस्ट नियुक्त किया।
नाजीवाद और पर्यावरण के मध्य इस दृश्यमान आत्मीयता से कुछ विद्वान यह निष्कर्ष निकालने लगे कि सर्व व्यवस्था पर्यावरणवाद की हितैषी होती है। ठीक है, ध्यान देना, नाजीवाद और पर्यावरणवाद, पर्यावरण के मध्य इस दृश्यमान आत्मीयता से, दृश्यमान मतलब जो दिख रहा है, कुछ विद्वान यह निष्कर्ष निकालने लगे कि सर्व व्यवस्था पर्यावरणवाद की हितैषी होती है। एक तथ्य इस निष्कर्ष को गलत ठहराता है कि नाजी जर्मनी में उपभोक्तावाद को खूब बढ़ावा मिला। अब आप ऑप्शन को देखो और दिमाग चलाओ, जरूरत पड़ने पे हम दोबारा पढ़ देंगे। खूब आराम से देखना, आराम से देखने के बाद एलिमिनेट करना, तो आप पाएंगे कि कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं। फिर जो बचेंगे उसको ध्यान से देखना और याद रखना बच्चा, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करनी है। लोकतंत्र की अपेक्षा निरंकुशतावाद अधिक पर्यावरण हितैषी होते हैं। ये तो निरंकुशता की बात दुनिया निरंकुश करती हो, पर वो तो अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। नाजियों के लिए पर्यावरण राष्ट्रीय चेतना को उग्र करने का एक उपकरण था। उग्र करना, पर्यावरण चेतना उनके लिए राष्ट्रीय, मतलब जैसे कहते हैं ना कि राष्ट्रीय चेतना को उग्र करने का उपकरण नहीं था। वो तो चाहते थे कि लोग एक नेचुरल लाइफ जिए। अब हम फंस गए ऊपर के दो में। अब देखो, पर्यावरण, परंपरावाद और पर्यावरणवाद परस्पर पूरक होते हैं, ये बात भी कहीं नहीं कही गई है। पर्यावरणवाद और नाजीवाद का संबंध एक रेखीय नहीं है, यानी पर्यावरणवाद और नाजीवाद का संबंध एक रेखीय, मतलब दोनों एक, नाजीवाद का उदय पर्यावरणवाद की वजह से नहीं हुआ था। उनके लिए पर्यावरणवाद अलग था और नाजीवाद की विचारधारा अलग था, एक रेखीय नहीं है। याद रखना, कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप नियरेस्ट ऑप्शन में हो तो आपका मन दुखी हो सकता है। ये भी मैं आपको सिखा दूं, कल तक का समय है, कि यदि कभी ऐसा हो, एग्जाम में टोटल 80 प्रश्न होते हैं, कई बच्चे इसमें पूछते भी हैं ऑनलाइन में, 80 प्रश्न होते हैं, 27 प्रश्न सही करने पे आप पास हो जाएंगे। सामान्यतः मानना जाता है कि 35 से 40 के बीच हमें प्रश्न करने चाहिए, है ना, अगर सही भी हो रहे हैं तो भी। उससे क्या होता है कि पॉसिबिलिटी रहती है कि 27 में, कहीं पता चला 28 किए और 28 में एक भी गलत होने पाया तो वो तो गया, साथ में पड़ोसी में से भी थोड़ा सा ले गया, बस आपका कार्यक्रम हो गया। तो कोशिश करना चाहिए 35 से 40। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कॉम्प्रिहेंशन को आपने पढ़ा और लास्ट में आके दो ऑप्शन पे आप रुक गए एलिमिनेट करने के बाद। अब दो रास्ते हैं, यदि आपको लगता है कि आसानी से आप नदी पार कर रहे हैं तो फिर आप यहां चांस मत लीजिए। जैसे जनरल स्टडी में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं बता दूं, जो ठीक ठाक विद्यार्थी हैं, अच्छे लेवल के हैं, वो 40, 42, 45 तक बिल्कुल एक झटके में पहुंचते हैं। 40 तक तो पहुंच ही जाते हैं, कुछ 40 ऊपर 45 तक पहुंचते हैं। 45 के ऊपर के बाद लड़ाई शुरू होती है। जो लोग कहते हैं ना, कर्म के साथ भाग्य का भी साथ होता है, तो 45 के बाद तो चांस लेना ही पड़ता है। तो अगले वो 35 से 40 क्वेश्चन में चांस लेते हैं, लेकिन वो जो 35 से 40 में चांस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि चारों क्वेश्चन का आंख बंद करके, फिर तो सब गलती लगेगा। 40, अगले 35-40 प्रश्न में वो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। कम से कम 30 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिसके दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, फिर दो में डाउट होता है तो चांस लेते हैं। और आपने सुना होगा कि वीर लोगों का साथ तो प्रकृति भी देती है, आप में हिम्मत होनी चाहिए। कई प्रश्न, 10-12 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, 3 में डाउट होगा,
ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आईएएस बनना एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, इनका एक मिश्रण है, क्योंकि वहां 2 घंटे में सारे निर्णय आपको करने हैं बिना किसी से पूछे। भाई कितने ऑप्शन में कंफ्यूज, आप फोन लगा के थोड़ी पूछेंगे कि चलिए फलाने सर से पूछ लेते हैं कि सर 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, कौन सा लगाएं। ऐसी सुविधा हो तो फिर तो सारे के सारे प्री पास कर जाए, फिर तो यूपीएससी को मेरिट बनाने में दिक्कत, पॉइंट में भी ना बन पाए, फोन करके सब लोग पता कर लें। तो मेरे कहने का मतलब, जब हमें पता है हमें वहां डिसीजन लेना है, और ये सत्य है, आप पता कर लें जितने लोग सिलेक्ट होते हैं, एक झटका 45, 40, 45 के बीच जाते हैं। जो एकदम मान लिया बहुत बड़े विद्वान हैं, वो एक झटके में 50 तक 52 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चांस लेते ही लेते हैं कि हो सकता है पेपर इस बार आसान आया हो। पिछली मेरिट से नहीं पता चलता ना कि इस बार की मेरिट क्या जाएगी, पेपर के लेवल पे निर्धारित होगा। अब अगर आप 50-52 तक कर ले रहे हैं, तो करने वाला ये सोचता है कि यदि मैं 52 तक एक झटके में पहुंच गया तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो 52 तक पहुंचे होंगे, तो फिर वो 55 तक पहुंचना चाहता है, 60 पहुंचना चाहता है, दैट इज इशू। तो वहां हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। यदि कभी ऐसा कॉम्प्रिहेंशन आ जाए जहां एकदम नियरेस्ट हो, या मुझे लगता है इस वाले में लोग ऑप्शन को लेकर थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो सकते हैं, तो यदि आपका काम चल रहा हो तो ऐसे प्रश्न को हम छोड़ते हैं। काम नहीं चल रहा होगा फिर चांस लेने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। ठीक है, ये हमारे ख्याल से आज का आखिरी होगा, या एक और हो सकता है। कितने बजे से है क्लास? अच्छा, बीच में चाय पानी भी करोगे? हाँ, इधर से यस सर कौन बोल रहा है? चाय पानी करो या ना करो, फोन करोगे? फोन मैं इतना नहीं जानता, बाहर निकल के फोन करोगे, मैसेज चेक करोगे? नहीं, जिनके पास मैसेज फोन ही नहीं है उनके पास मैसेज कैसा चेक होगा? मैसेज चेक करने के लिए मैसेज आना चाहिए ना। जिनके पास है वो तो चेक करेंगे। 5। राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के दीर्घावधि चिंतन के कर्तव्य के रूप में अपने देश के नागरिकों और विश्व के प्रति मुख्य भूमिका उत्तरदायित्व है। उन्हें उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा की गई स्पष्ट वैज्ञानिक सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए, तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों के विरुद्ध अपने लोगों की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। भारत संसाधनों की गंभीर कमी के बावजूद ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करके और नवीकरण ऊर्जा का अधिक प्रयोग करके महत्वाकांक्षी अनुकूलन और न्यूनीकरण कार्रवाइयां कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय निधियों का विशाल कोष आवंटित किया गया है। ठीक है।
उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जलवायु परिवर्तन का संदर्भ नीति निर्माण में प्राथमिक होना चाहिए। होल्ड पे। राजनेता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उदासीन है। उन्नत तकनीक ही जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर सकता है। नीति निर्माण में पर्यावरण वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए। अब हम चलेंगे फिर से ऑप्शन, ठीक है। राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की दीर्घावधि चिंतन के कर्तव्य के रूप में अपने देश के नागरिकों और विश्व के प्रति मुख्य भूमिका उत्तरदायित्व है। उन्हें उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ताओं वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा की गई स्पष्ट वैज्ञानिक सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों के विरुद्ध अपने लोगों की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। भारत संसाधनों की गंभीर कमी के बावजूद ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करके और नवीकरण ऊर्जा का अधिक प्रयोग करके महत्वाकांक्षी अनुकूलन और न्यूनीकरण कार्रवाइयां कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय निधियों का विशाल कोष आवंटित किया गया है। सीधा सीधा अब क्लियर है। जलवायु परिवर्तन का संदर्भ नीति निर्माण में प्राथमिक होना चाहिए। सलाह माननी है। सलाह मानने का मतलब नहीं होता कि सबको मिनिस्टर बना दिया जाएगा। सलाह तो वैसे भी ली जाती है। अब आप एक ध्यान देना ना, इमोशन से काम न लो। जैसे दिल से काम लेने लगते, लोग पढ़ते पढ़ते दिमाग में तुरंत दिल पे आ जाते हैं। दिल कह रहा है कि वैज्ञानिक क्यों नहीं शामिल हो सकता, वो क्लास में वैज्ञानिक था, घर में वैज्ञानिक था, अगर इसमें शामिल हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसका जीवन चलेगा। आप अगर इन दोनों को ध्यान से देखो, पहला और चौथा खूब ध्यान से देखो, जितनी बार देखना उतनी बार देखो और इस लाइन पे फोकस करो, सर्वाधिक तर्कसंगत। फिर आपका मन खुद ही कहेगा कि मुझे किस पे टिक करना है। जलवायु परिवर्तन का संदर्भ नीति निर्माण में प्राथमिक होना चाहिए, एक विशाल हो गया। अगर वो प्राथमिक होगा तो अब प्राथमिक होने के लिए कंडीशन होगी कि वैज्ञानिक शामिल किए जाएं, डॉक्टर शामिल किए जाएं, एमसीडी वाले शामिल किए जाएं, है ना, कुछ बाबा लोग शामिल किए जाएं। इसमें तो सारे आ गए। और याद ध्यान, नीति निर्माण में पर्यावरण वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए। एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, दोनों का अंतर भी सीख लो। यह एक पर्टिकुलर एरिया है और इसमें पूरी दुनिया समाहित है। तो सर्वाधिक तर्कसंगत कौन सा है? लोग देखो, अभी क्लास मैंने छोड़ी नहीं, लोग अपने स्तर से क्लास छोड़ भी रहे हैं। यही है, ठीक। कल यही 8 बजे मिलेंगे और कल आखिरी क्लास होगी।